हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अगेन एक नई और अंतिम इकाई की शुरुआत हो रही है। फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल में भाग 5 इकाई 5 का अंतिम जो हमारा लेसन है उसकी शुरुआत आज हो रही है। आज आपका जो हमने भूगोल की शुरुआत करी थी, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत करा था, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है भूगोल, उसमें हमने आपको कहा था वो दो भागों में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, वितरण बटा हुआ है ना। भूगोल दो भाग में कौन कौन से हैं? तो एक हमने बताया था फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आपको याद हो तो, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, मानव भूगोल जिसे कहते हैं, मानव भूगोल। इसके अंतर्गत हमने कितने पढ़े थे? इसके अंतर्गत हमें 5 यूनिट पढ़ने थे। जो फर्स्ट यूनिट था हमने आपको क्या पढ़ाया था? क्या? मानव भूगोल हमने ये पढ़ाया फर्स्ट यूनिट में। दूसरे यूनिट में हमने आपको क्या पढ़ाया था? लोग मतलब पीपल। तीसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ाया? मानवीय क्रियाएं, है ना। और चौथे यूनिट में हमने आपको क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? परिवहन, संसाधन, मतलब संसाधन भी उसी में आ जाएगा। परिवहन के बाद आपका आएगा संचार, है ना। और फिर क्या आएगा? संचार के बाद आपको मैंने पढ़ा परिवहन, संचार और ट्रेड, व्यापार, है ना, व्यापार। ये हमने 4 इकाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया आप लोगों को। आपसे उम्मीद भी होगा सभी बच्चों से कि जितनी सारी हमने आप सभी को इकाइयां पढ़ाई हैं, जितनी सारी हमने आप सभी बच्चों को ये इकाइयां पढ़ाई हैं, मानव भूगोल पढ़ाया, लोग मतलब पीपल पढ़ाया, उसके बाद मानवीय क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचक, ये पांचों क्रियाएं हमने आपको पढ़ाया था किसमें? मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं कि पांचों आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद परिवहन, संचार और व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये भी हमने पढ़ा दिया। तो ये 4 यूनिट तो हमने इतने अच्छे से आपको पढ़ाया है, कुछ भी नहीं बचा है। आपको करना क्या है? अगेन मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं, बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। आपको करना क्या है? जितनी सारी चीजें हमने पढ़ाई है, आपको मैं एक शब्द बोल रहा हूं जो आपके एनटीए के द्वारा जो एग्जामिनेशन ली जा रही है, उसमें जो पीडीएफ आया था नोटिफिकेशन में, आप जाके एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है 12th एनसीईआरटी। क्या है? 12th बेस्ड एनसीईआरटी, मतलब 12th की जो बुक है एनसीईआरटी की, जो भूगोल की किताब है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 12th से ही पूछे जाएंगे। 11th, 10th, 9th, 8th बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 12th। तो 12th की बुक जो एनसीईआरटी की है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को मैंने चारों यूनिट में आपके संग क्या किया है? डिस्कस किया है। हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, जो हमने पढ़ा है, आपने जो पढ़ाया है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मन कर रहा है पढ़ने का, तो आपके पास हमारी दृष्टि संस्था के द्वारा आपके पास बुक्स वगैरह गई होंगी। उस बुक्स को खोलिएगा, उसमें और भी कई सारे अलग अलग टॉपिक हैं। तो आपको अगर पढ़ने की इच्छा करे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बाद हर एक चैप्टर, जब हर एक आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, अध्याय एंड हो जाएगा, उसके बाद 50-50, 100-100 आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आपको ये काम करना है, अभ्यास करनी है। हम 5 क्वेश्चन कराते हैं, आपको यहां पे करना है। उसके बाद आपके जो ये पूरे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, उसमें स्मरणीय तथ्य आता है, अंतिम में फैक्ट आता है। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? ये फैक्ट होते हैं। आप सभी को ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा मानव भूगोल, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी या लोग पीपल, ये पढ़ा,
पीपल में भी हमने दुनिया के पीपल मतलब दुनिया के लोगों के बारे में पढ़ा, देश की जनसंख्या के बारे में पढ़ा, कौन सी देश की जनसंख्या कितना बढ़ा कितना कम हुआ, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन द क्लास। सो आपको यह ध्यान रखना है, जो फैक्ट है, स्मरणीय तथ्य है, बुक जो किताब आपके पास जाएगी उसके सबसे पीछे आप देखिएगा स्मरणीय तथ्य लिखा होगा, उसमें पॉइंट्स में लिखे होंगे, सब में पॉइंट्स लिखे होंगे, 2-2 4-4 10-10 पॉइंट्स होंगे। आपको पढ़ना है किसी भी हाल में, एक भी स्किप नहीं करना है। जो बच्चा इस वीडियोस को देख रहा है, जो बच्चा अभ्यास प्रश्न कर रहा है, जो बच्चा स्मरणीय तथ्य को पढ़ रहा है, भूगोल में उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। एक बात दिमाग गार्ड बांध लो अच्छे से, सभी बच्चे जो भी हिंदी माध्यम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, दिमाग पे एकदम बैठा लो, इधर उधर इधर कहीं नहीं ताकना है, सिर्फ वीडियोस को कवर करना है, स्मरणीय तथ्य को पूरा पढ़ जाना है किताब वाली, और साथ ही साथ जो मैं आपको दे रहा हूं अभ्यास प्रश्न वो कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल इधर उधर नहीं ताकना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सबके लिए एक बोनस क्या है वो भी बताते हैं, वो ये है कि जब हम आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, जैसे आज आपका पहला भाग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि ह्यूमन फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल का पहला जो भाग है वो पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगली जब वीडियोस मिलेगी तो भाग 2 मिलेगा, उसको फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। जब हम आपको भाग 2 भी कंप्लीट करा देंगे, है ना, उसके बाद हम आपके संग जितने सारी चीजें हमने आपको पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है, जो बुक्स में है वो तो अलग है, बुक्स की बातों को हम छोड़ देते हैं अलग से, है ना, बुक्स से हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। हम उसके बाद क्या करेंगे, बुक्स का तो आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि मैं खुद लगभग 100 या 200 एमसीक्यूज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं ऐसे ही क्लास में। उसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, ठीक है। जैसे आपने बुक पढ़ा, सब कुछ कर लिया, सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब ये बताइए इंपॉर्टेंट कहां से होगा, तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए आपके डोमेन सब्जेक्ट से, वो मैं लगभग 200 क्वेश्चंस या 150-200 क्वेश्चंस कराऊंगा। जहां तक हमें लगता है, मैंने जो चीजों को देखा है उसके बिहाफ पे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बिहाफ पे, क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, आई थिंक हमें लगता है 150 से 200 जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें से तो कंफर्म है कि आपके 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप उसको भी रट्टा मार जाएंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो वो रामबाण है, क्या है, रामबाण है। वो कब मिलेगा, जब पूरी कक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बाकी क्लास के एंड में चर्चा कर लेंगे बाकी चीजों को लेके। तो इकाई जो हमें कंप्लीट करना है, क्या, इकाई 5। इकाई 5 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे मानव क्या है, बस्ती या अधिवास। मतलब क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट। क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट। अगर आप शब्द ही देखो तो लिखा है मानव बस्ती। क्या लिखा है, मानव बस्ती। अब ये मानव बस्ती क्या होता है, मानव बस्ती क्या होता है, जहां पे मानव होंगे, सिंपल सी बात है सर। जहां पे आप हैं, जहां पे हम हैं, जहां पे दुनिया है, तो ये सभी लोग कहां पे हैं सर, ये सभी लोग अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं। कहां पे हैं, पृथ्वी पे हैं। तो जब हम भूगोल पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो किसकी अध्ययन करेंगे, मानव का अध्ययन करेंगे। मतलब मानव ही तो है पृथ्वी पे, ह्यूमन बीइंग ही तो पृथ्वी पे हैं। वो बात अलग है कि सर जानवर वगैरह हैं, ये हैं, वो सेकेंडरी है। लेकिन जो हम स्टडी करेंगे, मानव बस्ती का जो अध्ययन करेंगे, वो भूगोल में ही करेंगे ना, पृथ्वी पे ही हम सब है ना। लेकिन सर पृथ्वी पे तो हैं हम, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे कोई होता ही नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वहां पे मानव बस्ती नहीं है। मानव बस्ती को अलग कर दीजिए। बस्ती का मतलब ये होता है जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे इकट्ठा लोग रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बातें कर ले, अगर आप जहां पे रहते हैं, जहां पे आपका घर है, क्या पता आप शहर में रहते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता आप किसी गांव में रहते हैं, किसी दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हैं, तो
कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे कोई होता ही नहीं है, कुछ जगह ऐसी होती है जैसे शहर, तो बोलते हैं मानव बस्ती है, यहां पे सब मानव वगैरह रहते हैं, सभी इंसान रहते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं केवल, जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट की बात कर ले, हम जू की बात कर ले, जू की जब हम बात करते हैं, चिड़ियाघर की बात करते हैं, तो वहां पे मानव रहते हैं कि चिड़ियाएं रहती हैं? जू में जानवर रहते हैं, चिड़िया रहते हैं, अलग अलग चीजें दिखाई दे, क्या वहां मानव बस्ती है? नहीं, वहां पे क्या है, जानवर रहते हैं। मानव बस्ती का तात्पर्य यह है कि जहां पे मानव बसते हैं, मानव रहते हैं, जहां पे वो क्या है, पहले से रह रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पे धीरे धीरे आबादी भी बढ़ती जा रही है। मतलब मतलब हम क्या कह सकते हैं, जहां पे मनुष्य रहते हैं, जहां पे उन्होंने अपना रहते हुए घर बना लिया है, रहने का संसाधन बना लिया है, रहने का जरिया बना लिया है, वहीं पे उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, बिताते जा रहे हैं, संसाधन भी उपलब्ध हो गया है, तो ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी जगहों को हम मानव बस्ती कहते हैं, है ना, ह्यूमन, ध्यान रखिएगा। तो इसको ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। अच्छा, यहां पे मानव बस्ती हो गया, अब अधिवास या सेटलमेंट। अब सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड को भी समझेंगे तो और समझ में आएगा आपको। हमेशा पढ़िए, कोशिश किया करिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी को इंग्लिश वाले जो शब्द होते हैं इजी बना देते हैं, तो कभी भागिएगा मत। जैसे हम हिंदी माध्यम के हैं, आप हिंदी माध्यम के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हिंदी माध्यम आप पढ़ेंगे? नहीं बच्चा, ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ कुछ इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखा करिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान क्यों होगा सर? क्योंकि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन उसी शब्द को इंग्लिश में कहीं देख लेंगे तो लगेगा अरे सर इसका तो इजी है, नहीं समझ में आया, बहुत इजी है सर, है ना। तो ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्ती। मानव बस्ती हमने बोला तो बस्ती का मतलब जहां पे लोग रहते होंगे, मानव रहते होंगे। सेटलमेंट का अगर शब्द आप देखो या अधिवास शब्द भी, उस दोनों है सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। बस्ती क्यों हुआ? क्योंकि मानव वहां पे आए। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आपसे बातें करें कि आप पहले ऐसे जगह पे थे, किसी दूसरे राज्य में थे, आप दूसरे राज्य में आए, जब आप आए तो देखिए ये पूरा जो एरिया है खाली है, कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, जंगल जैसा सर एरिया है, क्षेत्र है, कोई नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, पूरा जंगल जैसे है सर, यहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं हम यहाँ पे रहेंगे, आपने धीरे धीरे अपना क्या किया, रहने का संसाधन बनाया, एक लकड़ी का घर बनाया, करते 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 आपकी आमदनी अच्छी हुई, आपने मेहनत करना चालू किया, मजदूरी किया, कुछ भी किया, जहां पे जैसे भी किया, फिर आपने धीरे धीरे घर बनाना चालू किया, आपने बनाना चालू किया, आपके अगल बगल कुछ लोग देखने चालू है, वो भी चालू कर दिए, जमीन खरीद लिए, तो धीरे करते 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 आपने क्या किया, दूसरे राज्य से इस राज्य में चले आए, और आने के बाद आपने क्या किया, धीरे 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 अपनी बस्ती बनाने लगे, आपके अगल बगल वाले लोग भी आने लगे, तो उन्होंने क्या किया, एक तो सेटलमेंट हुआ, दूसरी जगह से यहां पे चले आए और एक बस्ती बना लिया, वहां पे रहते रहते सबके संग मिल लिए, रहने का जरिया हो गया, घर हो गया, परिवार हो गए, खाने पीने की सब चीजें आने लगी, संसाधन हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, परिवहन हो गया, रेलगाड़ियां हो गई, तो मतलब क्या हो गया, मानव बस्ती हो गया, जहां पे मानव रहते हैं। अगर सीधे शब्दों में बोले, जहां पे मानव होते हैं उन्हें हम मानव बस्ती कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं, कहानी क्या क्या है। आज की क्लास में जो हम सब चर्चा करने वाले हैं, तो बच्चे आज की क्लास में हम सब क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे मानव बस्ती की संकल्पना, मतलब क्या है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है बस्तियों का वर्गीकरण। अब जो बस्ती है, जो एरिया है, तो वो कैसा है, क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो जो मानव बस्ती है तो वो किस तरह का हो सकता है, ग्रामीण, नगरीय, द्विभाज। मतलब बस्तियां आपको गांव में भी दिखाई देंगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि आप किसी विलेज में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो वहां पे भी एक मनुष्य, मानव, ह्यूमन बीइंग की बस्ती होंगी, जहां पे आप हैं, आपके अगल बगल, या जहां आप रहते हैं, जहां पे आप खुद हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप ऐसा थोड़ी कि खुली जगह पे होंगे, आपका अपना घर होगा,
है ना, अपना घर होगा, अपना संसाधन होगा, संसाधन नहीं भी है खाने पीने का जरिया होगा, बगल में दुकान वगैरह होंगी, सामान वगैरह लाके खाते पीते होंगे, है ना, तो वो क्या हो गया, ग्रामीण हो गया। वैसे ही सेम शहर में चले जाएंगे, कहां पे, नगर में हम चले जाएंगे, शहर में। जैसे हम किसी शहर की बात कर ले तो शहर का जो वर्गीकरण होता है वो उसके जो एलिजिबिलिटीज होते हैं, जिस पे बिहाफ पे हम कहते हैं ये नगर है, ये गांव है, उसको अभी आगे हम समझाएंगे, जिसके बिहाफ पे हम कहते हैं नगर है। तो नगर में भी अगर लोग रहते होंगे, जैसे आप चले जाओ मेट्रो सिटी में, हम बात कर लेते हैं दिल्ली में, आप दिल्ली में जाओ, ठीक है, दिल्ली में आप जब जाओगे कहां पे, नोएडा में चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो ऐसा थोड़ी बिल्डिंग खाली होगी, उसमें तो लोग होंगे ना, तो वो क्या हो गया, नगर की बस्ती हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे लोग रहने लगे, ठीक है। वैसे ही गांव का होता है, तो दोनों को अलग अलग बाइफकेट किया गया है, बांटा गया है। तो यहीं पे लिखा है द्विभाजन, दोनों को बांटा गया है, ग्रामीण और नगरी में। तो हम बस्तियों का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो एक ग्रामीण में पढ़ेंगे और एक नगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रमुख जो उनके परिभाषिक शब्दावली है, उस चीज को लास्ट में देखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं मानव बस्ती की संकल्पना जो है वो है क्या। मानव बस्ती का जो चीज हमने आपको अभी जस्ट बताई है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, मतलब कि मानव जो भूगोल है, ह्यूमन जो ज्योग्राफी है, उसमें हम मानव बस्ती का ही तो अध्ययन करते हैं। अब हमने जब आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाया, मानव भूगोल पढ़ाया, हमने उसमें आपको क्या पढ़ाया था, आपको अगर पहली यूनिट याद हो तो हमने कहा था मानव, याद करिए, मानव और क्या, प्रकृति, है ना, क्या है, प्रकृति, नेचर के बीच में, प्रकृति और नेचर के बीच में जो एक रिलेशन है, जो एक संबंध बनाता है, वही तो हमारा मानव भूगोल है, ठीक है। तो हम अगर मानव भूगोल का बातें कर रहे हैं तो ये जो संबंध बनेगा, वो जो संबंध बनेगा वो कैसे बनेगा, मानव और प्रकृति के बीच में बनेगा। मतलब वहां पे मानव बस्ती होगा तभी तो एक संबंध बनेगा, है ना। तो वही चीज यहां पे लिखा है, मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी बस्तियों का, कोई भी बस्ती है, वहां पे जो मानव है उसका जो संबंध है, वहां के वातावरण से मानव का संबंध होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कुछ लोग नगर में रहते हैं और कुछ लोग गांव में रहते हैं। अब आप बताओ, ये जो नगर के लोग हैं, ये जो नगर के लोग होंगे, ये क्या गांव जैसे काम करेंगे क्या? नहीं सर, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सोर्सेस, वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो गांव में मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये नौकरियां करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं ये क्या करते हैं? खेती करते हैं सर, है ना। ये खेती पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। उनको पता है कि हम जब खेती करेंगे, है ना, हम बीज लगाएंगे, हम पौधों को लगाएंगे, उससे जो भी उत्पादन होगा उसको हम बेचेंगे और खाएंगे, है ना। तो गांव के लोग किससे जुड़े होते हैं? खेती। तो इनका जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण कैसा है? अलग है। इनका जो है अलग है, ठीक है। वो भी आगे डिटेल्स में और पढ़ेंगे। मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए एक स्थान का चयन करता है और आवासों का निर्माण करता है। इन आवासों या इस आवास या इन आवास समूहों को मानव बस्ती या अधिवास कहा जाता है। जो चीज हमने बताया वही चीज सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहां पे ये कह रहा है कि मानव अगर है, मानव को अगर रहना है, ठीक है, तो मानव कहां पर रहेगा? रहने के लिए कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए। तो जब मानव को रहने के लिए जगह चाहिएगा तो वो क्या करेंगे? अपने लिए आवास बनाएंगे। आवास का मतलब अपना घर बनाएंगे, चाहे वो घर क्यों ना कच्चा हो। कच्चा का मतलब झोपड़ी हो, लकड़ी का बना हो, ईंट का बना हो, और क्या पता वो घर पक्का हो। दोनों केसेस में उनको रहने के लिए घर मिल गया।
अगर वो घर मिल गया, उन्होंने आवास बना लिया, उसको हम क्या कहेंगे? मानव बस्ती कहेंगे। तभी तो वहां पे रहेंगे। एक लोग रह रहे हैं, दूसरे लोग भी आके रह लिए घर बना के, तीसरे भी आके रह के बना लिए घर, तो धीरे धीरे वो बस्ती बनता गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बातें कर ले, अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बातें कर ले, अगर आप अपने अगल बगल घर के देखो, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि ये, अब जैसे आप मान लो सपोज दैट यहाँ पे हो, है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोग किसी की टाइटल, किसी की जाति के बिहाफ पे भी बोल देते हैं, यहाँ पे यादव बस्ती है ना, यहाँ पे पंडित जी लोग रहते हैं, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। मतलब वहां पे अलग एक बस्ती है, लेकिन वहां पे सिर्फ हमने इंडिकेट कर दिया, हमने इंडिकेट करके क्या बोला कि यहाँ पे इस जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वो बस्ती है। लोग रहते हैं मतलब बस्ती हो गया, तो इस कम्युनिटी, इस समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? विस्तारित हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें हमने आपको एक्सप्लेन किया है, वही दोनों चीज यहां पे साफ साफ लिखा है। अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, उनको रहने के लिए जो जगह चाहता है, वो जाके जहां पे रह जाते हैं, अपना घर परिवार बना के, उसको हम कहते हैं मानव बस्ती। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। आगे आते हैं, बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण और नगरीय द्विविभाजन। अब जो बस्ती है, जहां पे लोग रहते हैं, वो दो तरह से हो सकता है। एक तो गांव में भी हो सकता है और एक शहर में भी हो सकता है ना। तो यही चीज यहां पे लिखा है। वर्गीकरण में क्या है? आपके ग्रामीण लिखा है और नगरीय लिखा है। बस्तियों में निवास करने वाले लोग के कार्यों के आधार पर एवं बस्तियों के आकार के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। अब देखो यहां पे दो चीजें बोल रहा है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। यहां पे क्या बोला इसने? यहां पे ये बोल रहा है बुक्स आपका, बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के कार्य, है ना, ध्यान रखिए क्या है? कार्यों और कार्यों के आधार पर एवं बस्तियों के आकार पे। मतलब यहां पे दो चीजें आराम से समझिएगा। मतलब यहां पे कह रहा है कि बस्ती है, ठीक है, अब ये कोई बस्ती है। अब इस बस्ती को हमें ये देखना है कि इनका कार्य कैसा है, इनका आकार कैसा है। मतलब कि यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो बस्ती के लोग हैं, जो बस्ती में रहते हैं, और कौन से बस्ती में रहते हैं, उनका कार्य क्या है। कार्य का मतलब क्या ये खेती करते हैं, क्या ये नौकरी करते हैं, क्या ये रोजगार देते हैं, मतलब व्यापार करते हैं। ठीक है, आकार, क्या इनका आकार छोटा है, क्या मध्यम है, या बड़ा है ना। आकार का मतलब क्या हो गया? जो गांव है, जो शहर है, वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। ऑन द बिहाफ ऑफ हम क्या कहेंगे? बस्ती को दो भागों में बांट दिया गया, या अलग अलग हैं। जैसे यहां पे लिखा है, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, ग्रामीण और नगरीय। अब आप सोचो कि क्या आप दिल्ली में जाके, क्या आप मुंबई में जाके, क्या आप कोलकाता, हैदराबाद जाके, मेन सिटी, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मेन सिटी जो सिटी है, नगर है, तो क्या आप नगर में जाके खेती कर सकते हैं? क्या आप नगर में जाके खेती कर सकते? तो बोलोगे नहीं सर, खेती नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं सर, दिल्ली में जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो पीछे की तरफ है, जो अभी भी डेवलप्ड नहीं हुआ है, उसका विकास नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में हम खेती कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? गांव हो गया। क्या हो गया? गांव हो गया। क्यों? क्योंकि वो अभी डेवलप्ड नहीं है। जैसे ही डेवलप्ड होगा, लोग आना चालू करेंगे, हर संसाधन मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा, तो वो गांव से शहर बन जाएगा। आगे तभी तो आप अगर नोटिस करिए, गांव वगैरह में क्या होता है, हर एक संसाधन नहीं होता। जैसे आज के बच्चे या आप हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, तो आप सोच रहे हो ना कि भाई हम अच्छे से पढ़ाई करें। जब आप 12th पास आउट कर लेंगे, तो आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जब आपका विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा, तो वो विश्वविद्यालय केंद्र सरकार का होगा। तो क्या पता आप जिस शहर से हो, वहां पे वो विश्वविद्यालय नहीं है,
तो मतलब कि वहां पे सुविधाएं अच्छी नहीं है अभी। तो आप कहां मूव किए, जहां पे दूसरे राज्य में आपको विश्वविद्यालय मिल रहा है। तो आपने क्या किया, जहां पे आप थे वहां पे संसाधन नहीं था, लेकिन जहां दूसरी जगह एडमिशन आप ले रहे हैं पढ़ने के लिए, वहां पे हर एक संसाधन है। तो वो दूसरा राज्य हो सकता है, दूसरा जिला भी हो सकता है ना। तो डिपेंड किस पे किया, संसाधन के ऊपर, चीजों के ऊपर, है ना, कि कहां पे हैं आप, किस जगह पे हैं, वहां का आकार कैसा है, वहां पे कैसे कैसे संसाधन आपको मिल रही है। तो वही चीज यहां पे बोला गया है, नगर और कार्य और आकार के ऊपर है, मतलब बस्ती डिपेंड करे कार्य के ऊपर। अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो वो अलग हो जाएगा, ग्रामीण में चले जाएंगे। आप अगर खेती से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ग्रामीण में चले जाएंगे, क्योंकि पहला प्राइमरी जो वर्क है, अगर आप देखो किसी नागरिक का जो गांव में रहता है तो खेती है। आज भी, आज के डेट में भी गांव में चले जाइए, कोई गांव में लोग रहता है, या आपका भी गांव होगा, आप नोटिस करेंगे, हो सकता है कुछ लोग के ऐसे घर में होंगे जिनके घर में गाय, बकरियां वगैरह, भैंस वगैरह नहीं होंगी, लेकिन मैं बता दूं 80 to 90% ऐसे लोग हैं गांव में जिनके पास ये सभी चीजें होती हैं। और साथ ही साथ उनके खेती के लिए बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, जमीन होते हैं, वो खेती भी करते नहीं है, करवाते होंगे किसी से, है ना। तो पहला जो उनका जरिया है जीवन को व्यतीत करने का, संसाधन है जिससे उनको उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी अच्छी होती है, कुछ पैसे भी मिलते हैं और घर परिवार भी चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है। तो गांव में सबसे पहले खेती रोजगार के हम अगर पर्पस से देखें तो वो इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम शहर की बातें कर ले, नगर की बातें कर ले, तो लोग क्या करते हैं, नौकरियां करते हैं, लोग दूसरे कंपनी में जाके जॉब करते हैं, है ना, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते, बड़े बड़े व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि गांव से व्यापार नहीं हो सकता है, लेकिन आप छोटे व्यापार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास हर एक संसाधन नहीं मिल पाएगा, है ना। आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलपिंग में आ रहे हैं, उनका विकास विकसित हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे हो रहा है उनको संसाधन मिलते जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है वो धीरे धीरे हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका आकार कैसा है, साइज कैसा है, किस क्षेत्र में आप रहते हैं, क्या आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, क्या आप पूर्वांचल में रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल अगर हम क्षेत्र ले लें तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, है ना, फर्रुखा, मतलब ऐसे बहुत सारे, चंदौली हो गया, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो पूरी तरह से क्या है, डेवलप्ड नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि वो जो एरिया है थोड़ा पिछड़ा है और गांव में आता है, जहां पे हमें हर एक संसाधन मिलते हैं, वो सिटी और शहर में आता है। तो आकार और वहां के कार्य के बिहाव पे किसी भी बस्ती को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक गांव और एक शहर। ठीक, आगे आते हैं। वर्तमान में विश्व की विभिन्न देश, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण में दो तथ्यों को आधार माना जाता है। अब आप देखिए, दो चीजें यहां पे लिखी है। पहला, हमने पढ़ा बस्तियों में निवास करने वाले लोग जो होंगे, जो लोग रहेंगे बस्ती में, जहां पे वो रहते हैं, उनके कार्य और उनके क्या हैं, आधार, कार्यों के आधार, ठीक है, कार्यों के आधार पर एवं बस्तियों के आकार पर। मतलब क्या कह रहे हैं, बस्ती का आकार कैसा है और उनका कार्य कैसा है, उनके बिहाफ पे इन्हें हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि पहला होगा ग्रामीण और दूसरा होगा नगरीय। ठीक है, हमने किसकी बात किया, बस्ती की बात किया। किसकी बात किया, बस्ती की बात किया, कि जो जहां पे वो रहते हैं, जगह की बात कर रहे हैं, उसको दो भागों में बांट दिया। दूसरा कह रहा है वर्तमान में, अभी एट प्रेजेंट टाइम में, विश्व में, यहां पे शब्द यूज किया जा रहा है विश्व, पूरी दुनिया में, विश्व के विभिन्न देशों में। हमने तो यहां पे बात किया ना, चलो देश की बात कर लिए, लेकिन हम विश्व की अगर बातें करें तो विश्व की जो विभिन्न अलग अलग देश हैं, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों, बस्तियों, सेटलमेंट का वर्गीकरण दो तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं। अगर हम विश्व की बातें करेंगे, पूरी दुनिया में, विश्व में, है ना, क्या है, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बातें करेंगे, है ना, विश्व में, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं,
दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा क्या है, जनसंख्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, जनसंख्या। और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या हो जाएगा, उनका खुद का काम, है ना। और जनसंख्या मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये, है ना। व्यापार, व्यवसाय का मतलब क्या हो गया, जॉब वगैरह हो गया, कि आप क्या काम वगैरह करते हैं। अच्छा जी, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां पे कहा है, हमने जो सबसे पहले पढ़ा, हमने पढ़ा बस्तियों के बारे में। अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि बस्तियां जो हैं ये कितने भाग में बटे हैं, दो। एक हो गया आपका ग्रामीण और एक हो गया नगर, मतलब शहर। ये दो हो गए। ये तो हमने बस्तियों के बिहार पे बोला, सिंपल। लेकिन अगर पूछ दे विश्व में, अगर पूछ दे विश्व लगा दे, विश्व में जो क्या किया गया है, विश्व में अगर बस्तियों को बांटा जाए, विश्व में के विभिन्न देशों में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों। अब हमने बस्तियों को दो भागों में बांट दिया, बस्तियों को दो भागों में बांटा, ग्रामीण और नगर। लेकिन इनके किसके बिहाफ पे, इनके क्या है, कार्य के बिहाफ पे, और क्या है, इनके आकार के बिहाफ पे। ये दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, कार्य का मतलब ये नहीं होगा कि इनके लिए, मतलब यहां पे हम लिख देते हैं कार्य और आकार के बिहाफ पे, है ना। कार्य और आकार के बिहाफ पे हम बस्तियों को दो भागों में बांटते हैं, एक ग्रामीण और एक नगर। और अगर यही चीज हम विश्व, पूरी दुनिया की बातें हम कर ले, तो हम दो भागों में जो बांट रहे हैं, गांव और शहर को, तो उनकी जनसंख्या के बिहाफ पे बांटेंगे। क्या करेंगे, जनसंख्या, और दूसरा वहां का व्यवसाय, वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के लोग कितने नौकरी करते हैं, कितने लोग खेती करते हैं, क्या वहां आपका सिनेरियो है, उसके बिहाफ पे हम विश्व में, पूरी दुनिया में क्या करते हैं, चीजों को बांटते हैं दो भागों में। ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। पहला जो हमने आपको बताया, वो बस्तियों को जो बांटा गया है उनके कार्य और उनके आकार के ऊपर, कितने बड़े क्षेत्र में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, है ना, क्या काम करते हैं, उसके भाव पे हमने क्या किया, बांट दिया। उनके संसाधन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर बड़े आकार में रहते हैं तो उनके पास संसाधन होगा, उनके पास क्या होगा, परिवहन, आने जाने का जगह, सामान होगा, गाड़ियां होंगी, है ना। उसके बाद उनके पास संचार का माध्यम होगा, ठीक है। अगर किसी भी बस्ती में, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, हमने इसके पहले वाला जो इकाई पढ़ाई, हमने क्या पढ़ाया था, उसमें हमने आपको यह पढ़ाया था, इसके पहले वाले में हमने आपको पढ़ाया परिवहन के बारे में, अगर आपको याद हो, परिवहन था और संचार था, और तीसरा क्या था, व्यापार था। हमने ये तीनों चीज आपको पढ़ाया, हाँ जी पढ़ाया। तो आप एक बार सोचो कि अगर किसी भी बस्ती में, किसी भी बस्ती में ये तीनों चीज हो, ये तीनों चीज हो, तो क्या वह बस्ती किस में आएगा, वो बस्ती क्या गांव में आएगा या फिर शहर में आएगा। आप खुद सोचो। तो आप बोलोगे नहीं 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 सर, पिक्चर क्लियर है बिल्कुल, कोई भी डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि सर परिवहन का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट की बातें कही जा रही है। मतलब परिवहन के मतलब ये हो गया कि सर यहां पे स्थल, स्थल में भी सर दो होता है, एक हमारी क्या होती है, रेल होती है, रेलगाड़ियां जो होती हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है स्थल में, हमारे बस वगैरह जो होते हैं, कार वगैरह होते हैं, ये हो गया, ठीक है। स्थल के बाद परिवहन में एक क्या आता है, जल मार्ग, जल मार्ग हमारा हो गया। उसके बाद तीसरा हमारा क्या आता है, वायु मार्ग, क्या होता है, वायु मार्ग हो गया। तो आप एक बात बताओ, परिवहन अगर उस बस्ती में है, परिवहन में ये तीनों चीज वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों चीज आपको दिख रहा है, वायु मार्ग, जल मार्ग और स्थल मार्ग। वैसे ही संचार की बातें हम करें तो संचार में आपको क्या क्या दिखेगा, वहां पे टेलीफोन, क्या है, टेलीफोन माध्यम आपको दिख रहा है, तार वाला भी, है ना। फिर मोबाइल फोन, है ना, मोबाइल फोन भी है। उसके बाद वहां पे डाक सुविधा भी है। फिर उसके बाद वहां पे इंटरनेट भी है, इंटरनेट की भी सुविधा है। ये सभी सुविधाएं आपको क्या है, संचार के माध्यम से वहां पे मिल रही हैं। उसके बाद व्यापार,
व्यापार में क्या क्या आता है? तो व्यापार में हमें जैसे वहां पे क्या है, पोर्ट है, पोर्ट है, ठीक है, वहां पे पोर्ट है, किसी जगह पे अच्छी जगह पोर्ट बना हुआ है। साथ ही साथ वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहां पे ऑफिस वगैरह भी है, मान लो किसी चीज की, है ना, ऑफिस भी है, कार्यालय हम जिसे कहते हैं, अगर कार्यालय वगैरह खुला हुआ है। और वहां पे क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो भी कार्य किए जाते हैं व्यापार से रिलेटेड, किससे, व्यापार से रिलेटेड, है ना, ट्रेड से रिलेटेड, वहां पे कोई संस्था बनाई गई है। तो अगर किसी बस्ती में, आप सोचो, खुद से सोचो, मुझे नहीं बताना है, आपको सोचना है, अगर किसी बस्ती में ये तीनों चीज है, अब हमने बताया कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आपको मालूम चल गया। अगर हम आपको बोले कि किसी भी बस्ती में, बच्चा सपोज दैट कि किसी भी बस्ती में, कोई भी ऐसी बस्ती है, ध्यान से समझना, है ना, कोई भी ऐसी बस्ती है जहां पे परिवहन सुविधा पूरी मिलती है, जहां पे संचार सुविधा मिलती है, जहां पे व्यापार की सुविधा मिलती है, तो क्या वो गांव होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, वो क्या होगा, नगर होगा। क्या होगा, नगर होगा, शहर होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या होगा, नगर होगा, शहर होगा। तो वही चीज यहां पे है, ध्यान से समझिएगा कि विश्व की विभिन्न देशों में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासियों बस्तियों के वर्गीकरण में दो तथ्यों को आधार माना जाता है। पूरी विश्व की, दुनिया की बातें कर रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या और व्यवसाय, मतलब वहां पे जनसंख्या कितनी है। अगर जनसंख्या होगा, बच्चा ध्यान से समझना, अगर जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे परिवहन सिस्टम भी अच्छा होगा, वहां पे संचार का माध्यम भी अच्छा होगा, वहां पे व्यापार का माध्यम भी अच्छा होगा, है ना। तो हम तो उसको क्या कर दिए, बांट दिए, किसमें, नगर में। लेकिन यहां पे दूसरा शब्द भी यूज किया है, क्या, व्यवसाय। तो अगर आप सोचो कि परिवहन है, पूरी चीजें हैं, स्थल भी है, जलमार्ग भी है, वायु मार्ग भी है, संचार में सब है, व्यापार में सब है, तो यहां के जो लोग होंगे, इनको व्यापार, इनको क्या है, व्यवसाय भी तो है। कोई क्या पता ड्राइवर है, क्या पता कोई जलमार्ग में काम कर रहा है, क्या पता कोई वायु मार्ग में काम कर रहा है, क्या पता कोई संचार माध्यम में काम कर रहा है, क्या पता कोई व्यापार माध्यम में काम कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा है, व्यवसाय भी है, आकार भी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मतलब वो नगर में चला गया, ठीक है। यही चीज सेम एज इट इज कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे देखिएगा, अभी फिर से मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे एग्जाम्पल, जहां पे परिवहन, ठीक है, परिवहन, संचार और क्या है, व्यापार के जो माध्यम है, अगर उसमें हम देखें तो परिवहन में हमें क्या है, दो हमने बताया था, स्थल, याद रखिएगा, स्थल में हमने दो बताया था, एक तो आपकी गाड़ी हो गई और एक रेलगाड़ी हो गई, है ना। आज भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे हर चीजें उपलब्ध नहीं है, जहां पे हर चीजें क्या है, उपलब्ध नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे परिवहन की जगह है, मतलब बस्तियां हैं, जगह है जहां पे रेलगाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है। हमें पता है कि रेलगाड़ी क्या है, भारत में हर जगह है, हर जगह है, लेकिन कुछ आज भी ऐसी जगह है, कुछ जिले हैं जहां पे रेलगाड़ी की पटरी अभी तक नहीं है, स्टेशन नहीं है, ठीक है। वैसे ही सेम कुछ ऐसी जगह है, ये सब क्या स्थल में आते हैं, कुछ ऐसी जगह पे है जहां पे रोड वगैरह अभी भी नहीं है। क्या पता आप बच्चे वीडियोस देख रहे हो, आपको महसूस होता होगा कि सर हम जहां हैं वहां भी रोड वगैरह नहीं है, वहां पे रेलवे स्टेशन नहीं है। परिवहन में क्या पता कुछ जगह पे गाड़ियों का सिस्टम हो, केवल आज के समय में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे गाड़ी वगैरह ना हो, कार वगैरह ना हो, होगा, पक्का होगा, कुछ लोग के पास होगा, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे ही सेम संचार की बातें अगर हम कर ले तो क्या पता कुछ जगह आज भी ऐसी है कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है। आज भी लोगों के पास चिट्ठियां जाती हैं, क्या जाती हैं सर, चिट्ठियां जाती हैं, लेटर वगैरह पोस्ट ऑफिस से जाता है पढ़ने के लिए कि हाँ अच्छा ऐसा है। होंगे कुछ ऐसे गांव होंगे जहां पे हमारा ये सिस्टम नहीं पहुंच पाता, सैटेलाइट सिस्टम नहीं पहुंच पाता, मोबाइल फोन, टेलीफोन नहीं पहुंच पाता,
कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे व्यापार के माध्यम ही नहीं है, व्यापार के माध्यम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी तो है बस्ती ही, हम इसको कहेंगे क्या, बस्ती ही कहेंगे। लेकिन यहां पे क्या सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं हैं सर, गाड़ियां स्थल पे मिल जा रही हैं, संचार के माध्यम में देखे तो जो एक बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ मतलब मान के चलो एक जिला है, वहां पे कुछ बड़े लोग हैं, 10-5 लोग हैं, बाकी सब छोटे छोटे गरीब घर लें, किसी के पास फोन वगैरह नहीं है, तो उन्होंने टेलीफोन लगाया है। अब आपका फोन आता है तो आप उनके घर पे जाते हो, ठीक है कि हाँ अच्छा ठीक है आते हैं, तो आप उनके घर गए, तो संचार का माध्यम तो है लेकिन लिमिटेड है। अब व्यापार की बातें करते हैं, तो व्यापार तो है, हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, हम व्यापार में क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, ठीक है। खेती से जो भी सामान निकलता, उत्पादन होता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चावल हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में बेच देते हैं, यहां से वहां बेच देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, है ना। तो हम एक सीमित जगह पे हैं, क्या है, सीमित जगह पे हैं। तो जब इतने ही सारे चीजें उपलब्ध है, तो यहां की जो जनसंख्या होगी, यहां पे जो लोग होंगे, क्या आपको लगता है कि ज्यादा होंगे? नहीं सर, यहां की जनसंख्या कम होगी, क्योंकि यहां पे संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो पूरे विश्व में, दुनिया में अगर हम बात करें कि किसके बिहाफ पे बस्तियों को बांटा जाता है, तो दो ऐसे बेस हैं, आधार हैं, जिसके बिहाफ पे पूरी दुनिया में बस्तियों को बांटा जाता है। पहला जनसंख्या के बिहाफ पे, कि जनसंख्या कितना है कितना नहीं है वहां का। दूसरा कि वहां का व्यवसाय क्या है, वहां के लोग करते क्या है, ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। और नॉर्मल अगर बस्तियों की बातें कर ले तो हम ग्रामीण और नगर में बांट देते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या कहानी है अभी आपको हमने समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो पॉइंट्स यहां पे लिखा गया है, क्या, बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण और शहर। आगे आते हैं, ग्रामीण बस्ती। अब ये ग्रामीण बस्ती क्या होता है, इस चीज को समझिएगा, ये भी अच्छा है आपके लिए। जैसे अभी शहर हम देखेंगे, वैसे ग्रामीण है। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीकी संबंध रखती है। देखो हमने बोला ना, आप मान के चलो अगर कोई गांव की बातें कर ले या ग्रामीण की बातें कर ले, तो यहां पे लगभग 80 से 90% लोग जो होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं, ये 80 से 90% जो लोग हैं, ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं किससे, भूमि से रिलेटेड, मतलब कि लैंड, है ना, खेती से जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। यहां के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियां, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज, क्या है, अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ था अगर याद हो तो, प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आता है, जैसे कृषि, कृषि का मतलब खेती वगैरह हो गया, है ना। पशुपालन, पशुपालन मतलब क्या हो गया, पशुओं को पालना। एवं मछली पकड़ना, मतलब मछली, मत्स्य पालन जिसे हम कहते हैं, क्या है, मत्स्य पालन जिसे हम कहते हैं, मछली पालना, ठीक है, आदि से लगे होते। ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग गांव से बिलोंग करते हैं। कहां से, गांव या ग्रामीण बस्ती कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल चीजें हैं, बहुत डीप नहीं है, बट जिन बच्चों का नई क्लास है उनको दिक्कत शायद हो सकता है कि ग्रामीण किसे कहते हैं, शहर किसे कहते हैं। तो ग्रामीण उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट आइएगा, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया गया है। पहला क्या है, विन्यास के आधार पर। विन्यास का मतलब क्या होता है, मतलब इकट्ठा करना, वहीं पे रहना। तो मैदानी ग्राम जहां पे रहते हैं, जो एरिया है, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम आदि। मतलब विन्यास का मतलब हो गया कि जैसे मैदानी इलाका है, यहां पे लोग जो रो रहते हैं, इकट्ठा होकर रह रहे हैं, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है। ऐसे पठारी, मैदानी मतलब क्या हो गया, प्लेन, मैदानी मतलब क्या हो गया, प्लेन। पठारी मतलब क्या हो गया, हल्का उठा वठा रहेगा, पहाड़ टाइप का। तटीय, कोस्टल मतलब कि क्या हो गया, कि कोई समुद्र है, जैसे गुजरात, ये हमारा प्यारा भारत है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा दिखता है गुजरात वाला, यहां पे आपको पोरबंदर दिखाई देगा, कोस्टल इलाका है। या कोची, विशाखापट्टनम, वहां पे क्या है, ग्रामीण, तटीय है, मतलब किसी न किसी समुद्र से लगा हुआ एरिया है। वन, फॉरेस्ट एवं मरुस्थलीय जो आदि ग्राम होते हैं, उसके बिहाफ पे हम कहते हैं ये ग्रामीण बस्ती है, ठीक। उसके बाद कार्य के आधार पर,
क्या काम करते हैं? कृषि ग्राम, मछुआरे के ग्राम, पशुपालन का ग्राम आदि। ग्राम का मतलब क्या है? गांव है। क्या है? गांव है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो कार्य था कि अगर आपका कृषि है, अगर आप मछुआरे हैं, मछली को मारते हैं, मछली को पकड़ते हैं, या मछली पे कोई व्यापार करते हैं, या पशुपालन किसी जानवर को पालते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी, जो भी आप करते हैं वो किसमें कंसीडर किए जाएंगे? ध्यान रखिएगा, किसमें आपके आते हैं, किसमें आते हैं? तो ये अलग अलग भाग है। ग्रामीण बस्तियों को वर्गीकृत मापदंड, कौन कौन से मापदंड है? पहले तो आपको पता है क्या? विन्यास के आधार पर, मतलब जहां जहां लोग इकट्ठा होकर रहते हैं। कार्य के आधार पर दूसरा। तीसरा होगा बस्तियों की आकृति के आधार पर, मतलब बस्ती जो है कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके बिहाफ पे भी हम क्लासिफाइड करते हैं। इसमें कई प्रकार के ज्यामितीय आकृतियां हो सकती हैं, जैसे कि रेखीय। रेखी का मतलब होता है लीनियर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर। आयताकार, मतलब इसको रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, है ना, मतलब इस टाइप का बना होता है। अभी हम सब कुछ समझाएंगे आगे मैप के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। वृत्ताकार मतलब सर्कल। क्या है? सर्कल। तार, तार का मतलब क्या होता है? तार का मतलब क्या हो गया? तारे जो लाइक जो लाइन बिछी होती है, ये आपस में जाकर जुड़ जाता है ऐसे करके, फिर ऐसे करके, मतलब जैसे हम बोलते हैं नहीं, आपको तिराहा बोलते हैं, चौराहा, क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं, मतलब दो रास्ते ऐसे जा रहे हैं, तीसरा आके ऐसे मिल गया। ठीक है, वो होता है। फिर क्या होते हैं? टी, तारे की आकार टी। टी का मतलब कुछ इस तरह करके रोड है, एक रोड जा रहा है, दूसरा रोड आके यहां पे मिल गया, के आकार की। चौक पट्टी, दोहरे ग्राम। दोहरे ग्राम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सपोज दैट ये एक नदी इधर है और एक नदी इधर है, या एक ही नदी है, ये पूरा नदी बसा हुआ है। अब इस नदी के इधर भी गांव है, इस नदी के इधर भी गांव है, तो दोहरे गांव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब बेसिकली हमारा ये कहना है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि जो बस्तियों का, ग्रामीण बस्तियों का जो वर्गीकरण अलग अलग मापदंड, मेजरमेंट के बिहाफ पे करते हैं। जो पहला मेजरमेंट है, मापदंड है, वो है विन्यास के आधार पर। विन्यास का मतलब होता है जहां पे लोग इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, विन्यास के आधार पर मैदानी ग्राम में लोग रहते होंगे, उसको मैदानी गांव बोल देंगे। पठारी हो गया, तटीय हो गया, वन ग्राम हो गया, मरुस्थली ग्राम हो गया। दूसरा क्या आता है हमारा? कार्य के आधार पर, कि वो क्या काम करते हैं, उसके बिहाफ पे भी हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कृषि का कार्य करते हैं, मछुआरे हैं अगर, या पशुपालन करते हैं, उसके बिहाफ पे। तीसरा जो है वो क्या है? बस्तियों के आधार पे। बस्तियां जो हैं उसकी आकृति कैसी है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके बिहाफ पे। इसमें कई प्रकार के ज्यामिति होते हैं, जैसे अभी रेखी बताया, आयताकार, वृत्ताकार, तारे आकार, टी सेप के, या फिर चौक पट्टी या दोहरे ग्राम इत्यादि। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आएगी मापदंड क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ग्रामीण बस्तियों का जो वर्गीकरण है, उनके मापदंड दिए गए ऑप्शन से कौन से हैं, या दिए गए में से कौन से हैं। ऐसे मापदंड में दिए गए में से कौन से हैं, 4 दे देगा, इसमें से कोई एक देगा, बाकी 3 फालतू दे देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर, और बस्तियों की आकृति के आधार पर कितने बड़े हैं, कितने बड़े नहीं है। ये तीनों पॉइंट जरूर से लिख लीजिएगा, कॉपी में काम आएगा। आते हैं फिगर। अब आप देखिए रेखी है। रेखी का मतलब क्या हो गया? सीधा, ऐसे एकदम सीधा। क्या हो गया? सीधा। ध्यान से समझिएगा, ऐसे रेखीय। रेखी का मतलब जैसे होता है, अगर हम बातें करें कि जैसे सपोज दैट ट्रेन है, एकदम सीधा जा रहा है, तो उसके अगल बगल लोग देखो, ये देखो आप, ये रेखी है, ये ट्रेन की पटरी वगैरह अगर मान लो जा रही है, तो इसके बगल भी लोग अपना रहते हैं घर बना के, और इधर भी घर बना के रहते हैं। ठीक। दूसरा, चौक पट्टी प्रतिरूप। अब देखो आपको चौक का मतलब एक रास्ता ऐसे गया, ठीक है, और एक ही रास्ता यहां से ऐसे जा रहा है। आपके अगल बगल घर अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे समझना तो ये समझो, एक रास्ता ऐसे जा रहा है और एक रास्ता ऐसे जा रहा है, तो बोलते नहीं हो ये बीच में चौराहा है। क्या है? बीच में क्या है? ये चौराहा है, बोलते हैं चौक पट्टी। ये क्या है? चौराहे है। अब यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा रहता है। अब आप सोचो कि यहां से लोग आते हैं, अगर इधर जाना है तो यहां से ऐसे घूम के चले जाते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा कि हाँ सर ऐसा ही होता है। और कुछ लोग को इधर से आ रहे हैं तो ये इधर से मुंह करके ऐसे चले जाते हैं,
है ना। क्या पता कि कुछ लोग इधर से आ रहे हैं तो ऐसे करके इधर चले जाते हैं, तो सबके अपने अपने, इधर से आ रहे हैं तो लोग ऐसे करके ऐसे चले जाते हैं, सबके अपने अपने क्या हैं, जरूरतें हैं, अपने जहां पे वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हुआ क्या, तो मतलब इधर जा रहे हैं तो मतलब इधर भी बस्ती है ना, उधर भी बस्ती है, इधर आ रहे हैं तो इधर भी बस्ती है, इधर जा रहे हैं तो मतलब इधर भी बस्ती है, इधर जा रहे हैं तो मतलब इधर भी बस्ती है। मतलब लोग रहते हैं तभी तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, अदरवाइज क्यों होते, है ना। तो ये वही चीजें हैं, चौक पट्टी प्रतिरूप। ठीक है, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस जितने सारे आपको बॉक्स दिख रहे हैं, समझिएगा, ये जितने सारे आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये सब घर हैं। क्या है, ये सब घर हैं। ठीक है, ये सब घर हैं, ध्यान रखिएगा। तभी तो हमने कहा था भूगोल, भूगोल में हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव और प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मानव बस्ती कहां पे है, वहीं पे तो है। मानव बस्ती नहीं होगा तो मानव और प्रकृति के बीच में जो एक संबंध है, एक रिलेशन है, वो कैसे निकलेगा, इम्पॉसिबल है ना। तो मानव के अगर रिलेशन को देखना है किसके संग, प्रकृति के संग, तो मानव का बस्ती होना जरूरी है, वहां पे मानव को रहना जरूरी है। समझ में आया। तो मानव रहेगा तभी तो वो बस्ती बनेगा, और तभी तो हम कहेंगे कि मानव और प्रकृति के बीच में क्या रिलेशन है। वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है, वहां के हवा बहुत अच्छे आते हैं। जैसे आप बोलते नहीं हो कि सर हम शहर में हैं, थक चुके, हम गांव जा रहे हैं नानी के घर पे, नाना जी के घर पे। जब आप वहां जाते हो तो आप देखते हो सर गांव है, कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा हवा आता है, वहां का सुबह सुबह का एटमॉस्फेयर ही एकदम डिफरेंट होता है। तो आप कहते हो मन नहीं कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, शहर से अच्छा ये है ना। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, वहां पे बस्ती अलग है, यहां पे बस्ती अलग है, यहां पे शहर के लोग रहते हैं, वहां पे गांव के लोग रहते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइएगा तार के आकार के, तार के आकार के मतलब क्या हो गए, कई सारे, मतलब एक पॉइंट से, इसी पॉइंट से कई सारे रास्ते मिलते हैं, कई सारे रास्ते मिलते हैं। तार के आकार का मतलब एक ही जगह पे कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो यहां से आ रही है, यहीं से होके जा रही है, ऐसे इधर से आ रही है, यहीं से होके जा रही है, इधर से आ रही है, यहीं से होके जा रही है, इधर से आ रही है, यहीं से, मतलब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे कई सारे रास्ते आ गए। हम चौक की बातें नहीं कर रहे, चौराहे की बातें नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि चार से ज्यादा, जैसे आप देखो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर से ऐसे आ रहा है, एक इधर से ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसा, मतलब एक ही पॉइंट से कई सारे रास्ते जा रहे हैं, और यहीं पे पूरे घर भी बने। आप देखो यहीं पे क्या है, पूरे घर भी बने हुए हैं। और तार के आकार में ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का, ये क्या है, कुआं है, वेल, क्या है, कुआं भी दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम कहेंगे तार के आकार का प्रतिरूप। का मतलब हो गया कि तार के जगह तो एक ही जगह पे कई सारे रास्ते आके मिल रहे हैं, कई सारे रास्ते आके मिल रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं तार के आकार का प्रतिरूप। ठीक, उसके बाद टी के आकार का मतलब देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रास्ता एक ऐसे जा रहा है ना। अब रास्ता जा रहा है, यहां पे लोग रहते हैं, घर है, ये क्या है, घर है, क्या है, घर है। अब कोई रास्ता यूं आके मिल गया, इसमें ये रास्ता आके ऐसे मिल गया, तो आपको लग नहीं रहा कि ये टी है, टी फॉर टाइगर वाला, है ना। तो ये भी एक रास्ता बन गया, और एक रास्ता है तो ये ऑलरेडी था ही था। अगर ये रास्ता बना तो इसका मतलब यहां पे घर तो पक्का ही होगा। आप खुद से सोचिएगा कि अगर कहीं पे रास्ता है, अगर कहीं पे किसी बस्ती में अगर कोई रास्ता बना हुआ है, अगर रास्ता है, रोड जिसे हम कहते हैं, अगर रोड है तो इसका मतलब यहां पे लोग भी होंगे, पहली बात, प्लस यहां पे परिवहन भी होगा, भैया वो आएंगे जाएंगे कैसे, प्लस परिवहन के संग संग यहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ व्यापार भी होगा, प्लस यहां पे संचार भी होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया। ये वही चीज है, तीनों चीजें। आप देखो रोड अगर गया तो मतलब वहां पे मानव बस्ती है, तभी तो रोड बनाया गया, नहीं तो रोड क्यों बनता। तो ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब घर है, आपका घर है, मेरा घर है, सबका घर है ये, ठीक है। तो आप देखो ये एक रास्ता ऐसे गया है, ये रास्ता एक ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये रास्ता ऐसे दिखाई दे रहा है। अब ये रास्ता आके ऐसे मिल गया तो ये टी का आकार बना दिया, फिर यहां पे देखो इधर से टी बन गया, है ना, और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मतलब वातावरण अच्छा हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो। ठीक, इसको बोलते हैं टी आकार का प्रतिरूप।
उसके बाद आगे आते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। अब आप देखो वृत्ताकार का मतलब सपोज दैट ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये दो चीज हो सकती है, मतलब या तो नदी हो सकता है या तो ये रिवर हो सकता है, ठीक है, या फिर एक क्या है ये क्या है, ये खाली जगह है, यहां पे पेड़ पौधे लगा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं खाली जगह खराब पड़ा हुआ है, सर्कल्स में है, तो हम इसको नदी कंसीडर कर लेते हैं कि यार कुछ नहीं है तो नदी वगैरह होगा, सीवरेज होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बगल से रास्ते गए हैं, आप देखो ये कुछ इस तरह से इधर से रास्ते मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। अब ये जो रास्ता है, अब देखो यहाँ पे आके बंद है, तो मतलब इधर आ रहे हैं लोग, उधर नहीं जा पाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि नदी है, क्रॉस करना पड़ेगा। या हो सकता है कि आप किसी दूसरे चीज से क्रॉस करिए, इधर पहुंचिए फिर इधर से निकलिए। तो यहाँ पे भी देखो आपको घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे घर हैं, और यहाँ पे मस्जिद दिखाई दे रहा है पूजा पाठ के लिए, मंदिर वगैरह के लिए, मतलब मानव बस्ती है तभी तो मंदिर बन गया, ठीक है। वैसे ही सेम दोहरा प्रतिरूप, दोहरा का मतलब अब मान लो ये नदी है और एक नदी इधर है, अब ये दोनों नदियां हैं, अब ये नदी क्रॉस करके कोई इधर से आए कोई इधर से आए, तो ये क्या करेगा, इस रोड पे आके इधर जा सकता है, इस रोड पे आके इधर जा सकता है, या क्या पता इधर ही आ जाए, है ना। ये देखो आप बनाया गया क्या, स्टेयर, सीढ़ी, जिससे क्या होगा, इसके माध्यम से लोग नदी में जाएंगे और यहाँ पे नाव वगैरह कुछ भी रहेगा उसके माध्यम से रोड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अगल बगल घर है, यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब दोहरा प्रतिरूप होता है। ये ग्रामीण बस्तियों का क्या है, प्रतिरूप है। इस तरह से ग्रामीण में लोग रह सकते हैं, समझ में आया, इस तरह से लोग रह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि घर परिवार अगर है, ठीक है, मतलब क्या है, रास्ते हैं, सब कुछ है, संसाधन, क्योंकि घर में रह रहे तो संसाधन भी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लोग हैं वहां पे परिवहन है, व्यापार है, संचार है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से है, तो नहीं। गांव की बातें करते तो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती ही हैं, लेकिन शहर में क्या है, हर सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये था ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप। उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, सभी को डायग्राम क्लियर होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं अभी क्या है। चलिए, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, अब जो इफेक्ट डालते हैं ग्रामीण बस्तियों में, ठीक है, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला जल आपूर्ति। अब आप सोचो गांव वगैरह में अगर आप चले जाओ, क्या होता है, पंप से लोग नहाते हैं, पंप वगैरह दिखाई देता है, क्या होता है आपको, क्या होते हैं, पंप वगैरह दिखाई देता है। या कुछ ऐसे होते हैं जहां पे नदी में नहाते हैं, या कुछ लोग जो खाना पीना होता है, पानी वगैरह पीना होता है, वो कहां पे, चापाकल, है ना, चापाकल का यूज, नल पंप जो हैंड पंप होता है उसका यूज करते हैं। और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे पानी आता ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कुआं का यूज करते हैं, किसका, कुआं या नहर का यूज करते हैं। समझ में आया। तो ग्रामीण जो बस्तियां हैं प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सबसे पहले जल की आपूर्ति, जल की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद भूमि, जमीन कैसा है कैसा नहीं है, उच्च भूमि के क्षेत्र, मतलब ऊंचाई पे अगर कुछ दिख जाए आपको। गृह निर्माण सामग्री, मतलब अगर आपको घर बनाना है, अब इसके लिए आपको सीमेंट चाहिए, है ना, ईंट चाहिए, पानी चाहिए, पानी की दिक्कत तो ऑलरेडी दिख रहा है, पानी चाहिए, अगर ये सब चीज नहीं मिलेगा तो घर कैसे बनेगा, उसमें भी दिक्कत आएगा। और वहां की सुरक्षा, ग्रामीण में अगर चले जाओगे तो आप देखते हो घर के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे शाम को 6 बजे, शाम को 6 PM की बात कर रहे हैं, 6 बजे दरवाजा बंद, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद, कोई काम नहीं करता अपने घरों के अंदर। आज भी, आज के डेट में 7 PM तक, जैसे बिहार में कुछ जगह ऐसी हैं, आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, बिहार में कुछ ऐसे जगह है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हो सकता है चेंज हो गया होगा, लेकिन एक समय था कि मैं भी कभी जाता था पढ़ाने के लिए, तो वहां पे कंडीशन ये था कि शाम को 7 और 8 बजे के बाद लोग अपने घर के अंदर चले गए तो निकलते नहीं थे बाहर। तो वहां पे क्या है, सिक्योरिटी, सुरक्षा की दिक्कतें थी। यही चीज अगर आप शहर में चले जाओ, लोग रात रात भर घूमते रहते हैं, है ना। तो अलग अलग चीजें हैं। तो जो कारक है, प्रभावित करने वाले जो कारक है, जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण की सामग्री और सुरक्षा। गृह निर्माण के मतलब घर को बनाने के लिए। अब समस्याएं क्या हैं, अब ये देख लेते हैं। कारक तो हमने देख लिया, कारक में क्या क्या आते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, जल आपूर्ति हो गया, भूमि हो गया, उच्च भूमि के क्षेत्र हो गए,
गृह निर्माण सामग्री हो गया और सुरक्षा हो गई। लेकिन अगर हम बातें कर ले कि उसको बस्तियों की जो समस्याएं आती हैं वो क्या आती हैं, विकासशील देशों में, विकासशील देश मतलब हमारा प्यारा भारत, क्या हो गया, विकासशील का मतलब डेवलपिंग, मतलब जो डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग देश हो गए, ये हो गया, फिर बांग्लादेश भी ले लो, श्रीलंका ले लो, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, है ना, बहुत सारे अलग अलग राज्य सॉरी देश आते हैं जो विकासशील में आते हैं। ठीक है, तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है। मतलब अब आप सोचो, थोड़ा सा अगर आप सोचो, जो देश धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वहां की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं। तो जब कोई भी देश क्या करता है, डेवलप होता है, धीरे धीरे वो डेवलपिंग करता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, इकोनॉमी अच्छी होती है, तो वहां पे गांव, विलेज आपको बहुत देखने को मिलेगा। जैसे ही वो डेवलप्ड हो जाएगा, जैसे ही वो विकसित हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, गांव कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगे, शहर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यूएसए की बातें कर ले, तो आप अगर यूएसए में जाओगे ना सभी बच्चे, या आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, या आप न्यूज़पेपर कहीं भी आप देखोगे ना, तो गांव के जो शहर है, मतलब यूएसए वगैरह में, जापान वगैरह में, चाइना वगैरह में, रशिया वगैरह में, या फिर फ्रांस वगैरह में आप देखोगे, डेवलप्ड कंट्री है ये सभी, वहां पे विकसित देश है सभी, वहां पे आप देखोगे ना गांव को, तो कहोगे सर ये तो मेरे को शहर दिख रहा है, ये तो हमें सिटी दिख रहा है, इतने अच्छे अच्छे घर होते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो गांव है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग शहर है। क्यों? क्योंकि वो विकसित देश हैं, हर एक सुविधाएं हैं वहां पे, वो क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हमने कहा ना जनसंख्या के बिहाफ पे भी, तो वहां पे सुविधाएं तो सब है, हर एक चीज मिल रही है, लेकिन वहां की जनसंख्या कम है, तो इसलिए उनको वहां पे विदेशों में उसको कह दिया गया गांव है। लेकिन भारत में क्या होता है कि जनसंख्या भी कम है, लेकिन या जनसंख्या ज्यादा भी है, सुविधाएं भी हैं, तो भी बेचारों को क्या होता है, उसको गांव के कैटेगरी में रखा था। क्यों? क्योंकि सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, हर एक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहता क्या है, इनका आधारभूत ढांचा अविकसित है, मतलब जो बेस है उनका, आकार है उनका, वो अविकसित है, उनको हर एक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दैट, ये आपके सामने दिख रहा है, जल आपूर्ति की सुविधा नहीं मिल पा रही है, भूमि ढंग का नहीं मिल पा रहा है, घर मकान बनाने के लिए सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से तो विकसित, विकासशील हो रहे हैं, विकसित नहीं है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। वो गांव में अगर आप हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सर हाँ सच बात है कि पानी के लिए परेशान होते हैं, ग्राम पंचायत को बोलेंगे तो 3 दिन बाद आके बनाता है। सर एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सर हमें वेट करना पड़ता है, तब हमारे को 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद एक बस आती है, तो उसके द्वारा हम जाते हैं। सर फोन से अगर बातचीत करना रहता है तो हम वेट करते हैं कि मेरा मित्र आ जाए, बड़े वाले भैया आ जाए, पड़ोसी वाले भैया आ जाए तो हम बात कर लें। तो सुविधाएं है ही नहीं, हैं तो लिमिटेड लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है, हमारे जो संसाधन है वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, विकासशील देश में है, धीरे धीरे हम लोग विकसित हो रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूएसए, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जापान, रशिया, यहां के जो गांव हैं क्या है, डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, लेकिन उन गांव में जनसंख्या क्या है, कम है। इसलिए विश्व लेवल पे 2 चीजें बोला गया, व्यवसाय और जनसंख्या के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, गांव और शहर को बांटेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है, वही है जो अभी अभी हमने आपको बताया, यहां पे कारक में लिखा हुआ है जल आपूर्ति। तो यहां पे क्या है, विकासशील जो देश है वहां पे जल वगैरह मिलता ही नहीं है, पानी वगैरह आता है, मालूम चला पानी खत्म, चलो भाई उठा के बल्टी कुआं पे नहाने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है गांव वगैरह में, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। या कपड़े वगैरह धोना है तो भाई चलो नहर को चालू करो, गांव में क्या होता है, नहर चालू करिए, पानी आएगा तो हम वेट करेंगे, चलो भाई ओके कपड़े धुल लेते हैं, नहा लेते हैं। या नदी है, वही नदी में नहा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है गांव में देखने को कि एक गांव है, वहां पे नदी एक ही है, एक तरफ वहां पे भैंस, गाय, पशु नहा रहे हैं, दूसरी तरफ इंसान भी नहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन की कमी है।
समझ में आया? तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे वही लिखा है, ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है, पूरी तरह से नहीं मिल पाता। अधिकतर मकानों की रूपरेखा भी ऐसी होती है जिसमें उपयुक्त वेंटिलेशन नहीं होते, मतलब सुविधाएं नहीं मिल पाती उन्हें। कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहां प्रमुख समस्या है। मतलब सड़क वगैरह अच्छी नहीं है, संचार का माध्यम अच्छा नहीं है, समस्या होती है किसी से बात करने में, किसी से अपनी बातें पहुंचाने में, अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचाने में। तो इसलिए क्या है, उसको हम ग्रामीण बस्तियों की समस्या में कंसीडर करते हैं। आगे आते हैं, अब हमने ग्रामीण पढ़ लिया, अब हम बस्ती की बातें करते हैं, किसकी? नगर की, मतलब शहर की। किसकी बातें करेंगे हम लोग? तो हम लोग शहर की बातें करेंगे। नगरी मतलब क्या हो गया? शहर की बातें करेंगे। अब ये क्या है? तीव्र गति से या तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थी। मतलब यहां पे कहा जा रहा है जो नगरीय बस्ती है वो बहुत तेजी से क्या है, बढ़ी है। और नगरीय बस्ती में हम ये कहते हैं, पहले ये था जो नगर वगैरह थे, मतलब जो शहर वगैरह थे, पहले हम ये कहते थे कि भाई कोई शहर है। जैसे अभी की पॉपुलेशन जनगणना के हिसाब से अगर हम बातें करें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे 5,000 से ज्यादा लोग रहते हो, है ना, निवास करते हो, इस एरिया में 75% जो लोग हैं वो नौकरियों से जुड़े हुए हैं या इसी में और कृषि से भी जुड़े हुए हैं, है ना, कृषि से भी जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 75% में क्या हो गया? कृषि भी हो गया, और वहां के लोग क्या करते हैं? नौकरी भी करते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो स्क्वायर किमी होता है किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब एरिया, ये एरिया है, इस एरिया में मिनिमम 400 लोग होने चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर फॉलो होती है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पॉपुलेशन जो जनगणना हुआ था उसके बिहाफ पे, तो ये किसी एरिया स्क्वायर, जो किमी स्क्वायर एरिया होता है क्षेत्र में, अगर 400 लोग हैं या उससे ज्यादा हैं, या फिर 5,000 से ज्यादा लोग हैं, या 75% लोग वहां के क्या हैं? नौकरी पेशा है, या फिर कृषि से जुड़े हुए हैं, दोनों लोग आपस में मिला के, तब हम उसे कहेंगे नगरी है, वो शहर है। प्रथम नगरीय बस्ती जो थी वो लंदन में थी। कहां पे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिखिएगा। प्रथम जो नगर था, ध्यान रखिएगा, वो कहां पे था? लंदन में था। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में क्या है? पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट पूछे जाएंगे, इस बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रथम नगरीय जो बस्ती थी वो कहां पे थी? लंदन में। कब? 1810 ईस्वी में। कितनी थी? 10 लाख थी। कितनी थी? 10 लाख थी। ध्यान रखिएगा, कितनी थी? 10 लाख। अब आप एग्जाम में पूछेगा प्रथम फर्स्ट नगरीय बस्ती कहां थी? ऑप्शन में होगा यूएस, लंदन, फ्रांस, चाइना, अलग अलग देश का नाम, भारत। तो भैया लगा के आना लंदन। कब? 1810 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान है, कितनी थी? 10 लाख थी, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार सेम है। जैसे हमने क्या पढ़ा? गांव को पढ़ा, वैसे ही हम नगर को पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार: जनसंख्या का आकार, मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासकीय ढांचा। अब दो चीजें हैं, जनसंख्या मतलब समझ में आ गया, पॉपुलेशन के आधार के बिहाफ पे हम कहेंगे कि ये नगर है कि गांव है, मतलब नगर है। उसके बाद आकार, कितना बड़े एरिया में, क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके बाद क्या है? मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय, मतलब व्यवसाय का मतलब क्या हो गया? काम, बिजनेस, व्यापार, अगर आप कुछ कर रहे हो उसके बिहाफ पे हम कहेंगे कि ये नगर है। उसके बाद क्या है? प्रशासनिक क्रियाएं, मतलब ढांचा, मतलब कि जैसे हम किने कह दिया नगर पंचायत, कैंटोमेंट, है ना, कैंटोमेंट एरिया हो गया, या नगर पालिका, क्या है? नगर पालिका, है ना। तो नगर पालिका, अगर ये सब प्रशासकीय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, उस जिले को, शहर को साफ सुथरा रखना, सुविधाएं पहुंचाना, तो वहां के जो प्रशासकीय जो विभाग होगा या ढांचा होगा उस पर भी डिपेंड करता है। नगर पंचायत हो गया, उसके बाद क्या है? नगर निगम हो गया,
नगर पालिका हो गया, कैंटोनमेंट एरिया हो गया, इन सबको बोलते हैं। नगरों का वर्गीकरण या नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कैसे काम करते हैं उसके बिहाफ पे। नगर एवं शहर का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, प्रशासकीय क्या है, प्रशासनीय क्या है, नगर मतलब वही हमने क्या कहा, जैसे फॉर एग्जांपल नगर पंचायत, फिर ये तो पहला हो गया। दूसरा नगर पालिका, तीसरा कैंटोनमेंट एरिया। ये सब जो होते हैं वो प्रशासनीय नगर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसकी देखरेख करते हैं, वहां पे सुविधाएं जो होती हैं, पानी पहुंचाना, सड़क सुविधा अच्छा करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करना, और वहां पे लाइट, रोड, सीवरेज, ये सब काम इनके तहत होता है। ठीक है। उसके बाद व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, मतलब जो नगर है वहां पे क्या है, लोग व्यापार खोल के बैठे हुए हैं, व्यापार करते हैं। जैसे हमने कहा साड़ी का व्यापार कर लिए, दुकान खोला है, शोरूम खोल दिया है, मॉल खोल दिया है, जो आज के समय में बोलते हैं, है ना, कपड़े का व्यापार है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग व्यापार होते हैं, कुछ भी होता है, व्यवसाय करते हैं। और क्या है, सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक मतलब कि अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, उस चीज को वहां पे और अच्छा करना। जैसे हम बातें कर ले वाराणसी की, किसकी बातें कर ले, हम वाराणसी की बातें कर ले, हम अयोध्या की बातें कर ले, है ना, अयोध्या की बातें कर ले, है ना, राम भूमि। वाराणसी में क्या है, बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का टेम्पल है वहां पे। प्लस हमने क्या किया, एक तो टेम्पल है, कल्चर है, सभ्यता भी है, संस्कृति भी है। क्यों, क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप से संस्कृति दिखाई देती है, अलग अलग सभ्यता के लोग भी आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, पैसा इकट्ठा होता है, रेवेन्यू बनता है, तो बहुत सारे संसाधन होते हैं। तो वो भी क्या है, इसी के क्या है, वर्गीकरण में आते हैं। तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। आकृति का मतलब क्या हो गया, कैसा है, कैसा बना हुआ है। नगरीय बस्ती रेखीय मतलब लीनियर, वही जो हमने आपको बताया है, नीरियर वर्गाकार, वर्गाकार स्क्वायर मतलब बराबर, चारों भुजाएं बराबर। तार, जहां पे एक ही जगह पे कई सारे रास्ते आके मिलते हैं, ठीक है। आकार या अर्धचंदाकार मतलब कि ऐसे, इस तरह, अर्धचंदाकार इसको बोलते हैं, ठीक है। चपाकार हो सकती है, मतलब इस टाइप में क्या है, आपके नगर की आकृति हो सकती है। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं रखते हैं। मतलब यहां पे कह रहा है, जो डेवलप्ड है, जो विकसित है, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, है ना, चाइना हो गया, और भारत हो गया विकसित विकासशील, भारत हो गया, और पड़ोसी देश कोई भी ले लो, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। ये सब क्या है, डेवलपिंग है, धीरे धीरे विकसित हो रही, विकसित हो रहे हैं। यहां की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अच्छी हो रही है। वैसे ही विकसित दोनों देशों के कस्बे एवं नगर, कस्बे मतलब क्या हो गया, गांव वगैरह भी ले लिए, कस्बे मतलब शहर भी है, हर संसाधन वहां पे उपलब्ध नहीं है, छोटे छोटे कस्बे में लोग रहते हैं। एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब यहां के जो होंगे, जो अभी हमने बताया ना विकसित, विकसित का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो लोग होंगे इनको सुविधाएं हैं, ध्यान से समझिएगा, इनको सुविधाएं क्या हैं, इनको सुविधाएं ध्यान से समझिएगा, इनको सुविधाएं पूरे हैं, कंप्लीट है। इनको पानी भी मिलता है, किसमें, विकसित में, इनको पानी अच्छे से मिलता है, इनको संचार माध्यम भी अच्छा है यहां का, इनका यहां पे क्या है, परिवहन भी अच्छा है, और यहां पे व्यापार भी अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन फिर ये क्यों अलग है, गांव में क्यों है, क्योंकि यहां की जनसंख्या कम है, यहां की जनसंख्या कम है। लेकिन हम जब विकासशील की बातें करते हैं तो यहां पे क्या है, संचार, यहां पे क्या है, व्यापार, यहां पे क्या है, संचार हो गया, व्यापार हो गया, और यहां पे परिवहन,
ये जो सुविधाएं हैं पूरी तरह से नहीं मिल पाती। क्या होता है? पूरी तरह से नहीं मिल पाती, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से नहीं मिल पाती। तो यही अंतर है विकसित और विकासशील देशों की बस्ती, ये कस्बे और नगर में। हमने पीछे भी बताया व्यापार को भी लेके, यहाँ पे व्यापार की भी दिक्कत है, सुविधाएं तो सब है, जनसंख्या कम है, यहाँ का व्यापार अच्छा नहीं है, तो इसको इन्होंने क्या किया, ग्रामीण में रखा हुआ है। ठीक है, एज इट इज सेम हमने विकासशील में ले लिया। विकासशील का मतलब ही होता है डेवलपिंग, मतलब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तभी तो यहां पे कमी है। अगर यहां पे सब कुछ होता तो जनसंख्या कम होता। इसलिए विदेशों में अगर आप गांव वगैरह देखोगे ना, तो वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको चीज दिखाई देता है कि सर, वहां पे एक चीज दिखाई देता है कि सर गांव जो इतनी अच्छे अच्छे गांव लगते हैं, जैसे लगता है कि भारत के वो शहर हैं, दिल्ली वगैरह की तरह। तो सर वो लोग क्यों गांव में रखे हैं? क्योंकि विश्व में शहर और गांव का जो वर्गीकरण होता है ऑन द बिहाफ ऑफ जनसंख्या और व्यवसाय, कि आप क्या करते हैं, उसके बिहाफ पे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें नगर और शहर, नगर और बस्ती मतलब गांव को बांटा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये देखिएगा। नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती हैं, जैसे नगर, शहर, सन्नगर, महानगर, विश्व नगरी, मेगा सिटी, है ना। शहर को अलग अलग डिपेंड करता है। नगर मतलब चीजें हैं, सब कुछ है, कॉमन है, नॉर्मल चीजें हैं। शहर इससे थोड़ा डेवलप हो चुका है, सन्नगर इससे थोड़ा डेवलप हो चुका है। अब सन्नगर से थोड़ा सा अच्छी संसाधन सब कुछ मिल रहा है, महानगर बन गया। महानगर से विश्व नगरी बन गया, भैया बहुत डेवलप्ड हो गया, एवरीथिंग वहां पे सब कुछ मिलता है। और विश्व नगरी से भी मेगा सिटी बन गया, मतलब वहां पे बगल बगल में 5-5 मॉल है, 5-5 मॉल में 10-10 मूवी चल रही हैं, बड़े बड़े संसाधन है, बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, हर सुविधाएं, एवरीथिंग है। निकले घर से यहां पे तुरंत मिल गया भैया, क्या मॉल, खाने पीने की चीज, निकले यहां से कंप्यूटर पे काम करने निकलना है, कंपनी मिल गई, मतलब एवरीथिंग विद इन सेकेंड, विद इन मिनट में मेगा सिटी में आते हैं। इनके अलग अलग प्लान होते हैं, यहाँ के सीवरेज सिस्टम, यहाँ का पार्क, मतलब एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर ह्यूमन, एक बिंग के अकॉर्डिंग, मनुष्य के अकॉर्डिंग हर सुविधाएं जो हो सकता है, उनके वातावरण, उनके एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट को भी लेके हर सुविधाएं मेगा सिटी में मिलता है। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं। अगर बड़ी बड़ी फ्लैट्स बनाई जाती है तो इस फ्लैट के अगल बगल क्या है, एनवायरमेंट को भी अच्छा किया जाता है कि यहाँ के लोगों को वातावरण अच्छा मिले, ऑक्सीजन अच्छा मिले, पेड़ पौधे लगाया जाता है। ठीक है, तो वो मेगा सिटी में आता है। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो विकासशील है मतलब जो कंट्री धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है, जैसे हमारे भारत में, हम भारत की बात कर लेते हैं, हम तो विश्व की बात कर रहे हैं, विकासशील में हम भारत को ले लेते हैं। तो भारत में क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है ये देखिएगा, या हम सिर्फ भारत की मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम चूंकि पढ़ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, क्या पढ़ रहे हैं कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, विश्व लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हम भारत का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप भूटान को ले लो, नेपाल को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, श्रीलंका को ले लो, श्रीलंका को एग्जांपल ले लो, वहां की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, खत्म हो चुकी है ना। वो एक अलग मुद्दा है, पढ़ाएंगे कभी। पीने योग्य जल की उपलब्धता में कमी, पानी कम मिलता है विकासशील देशों में, मतलब भैया धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, पानी की समस्या को हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है, हुआ भी है, भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे कभी पानी आया नहीं करती थी, जहां पे कभी बिजली नहीं मिलना करता था, पानी आता था एक बार आया फिर शाम को आता था। लेकिन आज के समय में क्या है, धीरे धीरे भारत डेवलप्ड हो रहा है, बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन रहा है। तो जिन जगहों पे कभी पानी नहीं आता था, कम आता था, नदियों का यूज करते थे, आज वहां पे नहर बना है, चापाकल लगे हैं, पंप लगे हैं, पानी आ रहा है। बिजली की व्यवस्था खराब थी, बिजली मिल रही है धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। विद्युत आपूर्ति, वही बिजली की समस्या। गांव में अगर आप हैं तो आपको समझ में आएगा कि सर पहले तो ये कंडीशन थी कि जो पानी बिजली थी सर 12 घंटे में ना 1 घंटे 2 घंटे रहती थी, लेकिन आज के समय में क्या है, बिजली की जो आपूर्ति है धीरे धीरे अच्छी हो रही है। लेकिन समस्या है खराब मल विकास, मतलब जो सीवरेज वगैरह होता है,
जो सीवरेज वगैरह होता है, सीवर वगैरह हम जो बोलते हैं, जो गंदगियां पास होती हैं घर की पूरी, तो उसकी व्यवस्था खराब है। रोड बना हुआ है, आपका घर बना है, मालूम चलता है कि हर 6 महीने पे, हर 3 महीने में सर जो बगल वाला सीवर है ना मेरे घर का, वहां से गंदगियां निकलती है सर, पानी निकलता है, टूट जाता है, वहां की व्यवस्था खराब है सर। ये सब समस्या देखने को बहुत मिलती है ना? मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? उसके बाद परिवहन एवं संचार सुविधा, वही जो हमने आपको पढ़ाया है, ये सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती है। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे बसें तो हैं लेकिन एक सुबह आया तो एक शाम को आया, एक कुछ जगह पे तो ट्रेन भी हैं तो 5-5 दिन में एक बार गुजरता है रास्ते से। तो सुविधाएं नहीं है, अभी भी समस्या आती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, मतलब आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हॉस्पिटल वगैरह होनी चाहिए नहीं होती है। लोग एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं कि नहीं, सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर ही अच्छे नहीं है। बड़े शहरों में अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं तो वहां जाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, जहां आप रहते हैं वहां शिक्षा का अभाव है, अच्छी संस्था नहीं है पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल्स नहीं है, अगर हैं भी तो टीचर अच्छे नहीं है सर, कैसे पढ़े? तभी तो आपको मेरे से पढ़ना पड़ रहा है, ऑनलाइन दृष्टि आईएएस से पढ़ना पड़ रहा है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है, कंटेंट में समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पक्के मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया, चेंजिंग आया। लेकिन यहां पे क्या है, विकासशील देशों में यह समस्या देखने को मिलती है जो धीरे धीरे डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद जल एवं वायु प्रदूषण, पानी की कमी प्लस वायु प्रदूषण भी देखने को मिलता है। विकसित जो विकासशील है, क्योंकि धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं ना, चेंजिंग हो रही है ना, बदलाव आ रहा है ना, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। आपके 6 पॉइंट्स जो कि विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आइएगा, नगरीय बस्तियों की समस्याएं। अब देखो, जैसे हमने गांव का देखा, ग्रामीण का देखा, वैसे नगर में अगर देखें, शहरों में उनकी समस्या क्या है, तो उनकी समस्या यह है कि आर्थिक समस्या। क्यों? क्योंकि यहां पे जनसंख्या है। क्या है? यहां पे जनसंख्या है, लोग ज्यादा आ गए हैं, तो वहां की आर्थिक समस्या आई। आर्थिक समस्या है तो लोग नौकरी करते हैं, दूसरे के यहां पे काम करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या, सामाजिक का मतलब क्या हो गया, जैसे अब आप देखो यहां पे जो लोग होते हैं नगर में, है ना, अब जो लोग हैं, सामाजिक जो लोग हैं, वो कम लोग मिलते हैं, किसी से बातचीत कम करते हैं, अपने अपने अपार्टमेंट में अलग अलग रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज गांव में होगा, शाम को इकट्ठा हो जाएंगे, बैठ के बात करेंगे, और क्या हालचाल है, क्या बना, क्या नहीं बना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। यहां पे क्या होता है, कम है, कम है ना? दूसरा, सांस्कृतिक, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता, बहुत कम लोग ध्यान, समय नहीं मिलता, नौकरियां कर रहे हैं, दिन भर उधर बिजी हैं, सुबह गए शाम में आए। सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रही है ना? फिर पर्यावरण संबंधी समस्या। अब जैसे आप बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोएडा में चले जाओ, दिल्ली में, नोएडा में अगर आप जाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अच्छा छोड़ो, आप मुंबई में चले जाओ, इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो भाई आप रहने के लिए बस्ती बना रहे हो, नगर बना रहे हो, क्या इसका आपने इसे संरक्षित करने के लिए जो लोग इसके अंदर रहेंगे पेड़ पौधे लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो। तो वातावरण, पर्यावरण क्या है, खराब कर रहे हो, इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो, दिक्कतें बढ़ रही हैं, है ना? तो ये भी यहां पे समस्या नगरों में देखने को मिलती है। अब आते हैं प्रमुख परिभाषिक शब्दावली, जैसे मतलब इंपॉर्टेंट जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, ये कह रहा है। सहंत बस्ती, सहंत बस्ती का मतलब होता है ऐसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सहंत बस्ती का मतलब क्या होता है, सहंत बस्ती का मतलब क्या होता है? तो लिखा होगा एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के विपरीत, इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों। तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के समीप जो बस्ती या मकान होते हैं उसे हम सहंत बस्ती कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकरणीय बस्ती क्या होता है? ऐसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे के दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर स्थापित होते हैं। पास होंगे तो हम बोलेंगे सहंत, दूर होंगे तो प्रकरणीय। ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक नगर, वे नगर जिनमें राष्ट्रीय सरकारों के प्रशासनिक विभागों के मुख्यालय हों, उनको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे हम कोई राज्य ले ले, जैसे हम आपका बिहार ले लें, या
उत्तर प्रदेश ले लें तो इनका उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे इनके प्रशासनिक केंद्र होंगे। अब केंद्र का मतलब कैसे, नगर पालिका, अभी जो हमने पढ़ाया है आपको, नगर पालिका, नगर निगम। अब ये क्या करते हैं, अब जो यहां पे लोग बैठे हैं ये क्या नीचे की चीजों को देखेंगे, क्या नहीं देख पाएंगे ना, उतना कहां डेली मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, नगर निगम वाले उस शहर को साफ सुथरा रखते हैं, वहां की सीवरेज सिस्टम अच्छा करते हैं, सीवर वगैरह, वहां पे पेड़ पौधे लगाना, सुविधाएं देना, पानी देखना, ये सब काम क्या करते हैं, नीचे के लोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इन्हीं के केंद्र खुले होते हैं। वही कह रहा है मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक नगर, मतलब वे नगर जो धार्मिक, शैक्षणिक अथवा मनोरंजन के केंद्र से क्या है, केंद्र होते हैं, सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। मतलब कि वहां पे मंदिर वगैरह है बहुत सारे अच्छे अच्छे, है ना, शैक्षणिक, वहां पे एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पे मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है, मूवी वगैरह देखना। जैसे हम वाराणसी की बातें कर ले तो वाराणसी अगर उत्तर प्रदेश का शहर है तो यहाँ पे क्या है, धार्मिक नगरी कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में क्या है, यहाँ पे मिलेगा। अयोध्या वहां भी मिलेगा। फिर शैक्षणिक, यहाँ का एजुकेशन, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया का टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आता है, विश्वविद्यालय में आता है, जिसके लिए आप अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। क्या पता आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, आपका डोमेन ज्योग्राफी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने कर लिया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो वहां पे BHU में एडमिशन मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो ये सब अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं। मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब क्या हो गया, मनोरंजन का मतलब ये हो गया कि आपको स्पोर्ट्स, खेलना कूदना, मस्ती करना, ग्राउंड, क्रिकेट, ये सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ये केंद्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक क्या है, नगर के। आगे आते हैं सन्नगर। सन्नगर किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सन्नगर किसे कहते हैं, एक विशाल नगरीय क्षेत्र जो अलग अलग शहरों के आपस में मिलने से बनता है। मतलब जैसे हम कह ले कि एक शहर अलग है, जैसे हम बात कर ले हरियाणा HR और पंजाब PV, ठीक है। अब ये दोनों अलग है, अब दोनों ये मिल जाएंगे तो इसको बोलेंगे सन्नगर, आपस में मिल गए, ठीक है। विश्व नगरी या मेगा लोपलियस इसे क्या कहते हैं, एक बड़ा महानगर प्रदेश जिसमें सन्नगर का समूह मिलता हो, मतलब ये दोनों आपस में मिलते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विश्व नगरी या मेगा या मेगालोपोलिस, दोनों बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मिलियन सिटी, मिलियन सिटी का मतलब क्या होता है, 10 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम जनसंख्या रखने वाले जो शहर होते हैं उसे हम महानगर कहते हैं, ठीक है। मेगा सिटी, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाले महानगरीय क्षेत्र को हम मेगा सिटी कहते हैं। जो चीज हमने पढ़ाया है वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। गैरिशियन या छावनी नगर, छावनी शब्द से ही समझ जाना चाहिए आपको, जहां सैनिक केंद्र हो, जहां पे हमारे सोल्जर्स वगैरह रहते हैं उन्हें छावनी नगर कहते हैं, कैंटोनमेंट जिसे कहा जाता है। पटियाला एयरफोर्स बेस, अंबाला एयरफोर्स बेस, मेरठ, जबलपुर, यहां पे बेस वगैरह आपको मिलिट्री के दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, शब्दावली ध्यान रखिएगा। ये थे आज के कंप्लीट इकाई 5 यूनिट 5 के थ्योरी कॉन्सेप्ट कंटेंट। उम्मीद करते हैं जो चीजें हमने आपको पढ़ाई है, मानव बस्ती के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, कैसे है क्या है, यही जितनी सारी चीजें हमने पढ़ाया है ना, यही आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसके बाहर एनसीईआरटी में नहीं है। इसलिए अगर आप किताब खोल के पढ़ोगे ना, उसमें और भी चीज लिखा होगा, ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब आप ढेर सारी चीजें पढ़ोगे तो बताओ, वैसे ही सर पे तो बर्डन लेके बैठे हुए हो, क्लास 12 पढ़ाई कर लिया है, तो उतनी ही चीज पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। जैसे पिछले साल का पेपर आप उठा के देखोगे ना, फैक्ट आया है, स्टैटिक्स फैक्ट आया हुआ है, तो आपको वही पढ़ना है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, और जो यहां पे मिल रहा है वो और प्रैक्टिस करिएगा। और अभी लास्ट में हम आपको 200 क्वेश्चन कराएंगे, हमने कहा है। तो चलते हैं, पहले इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट अभ्यास प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने मेगालोपोलिस शब्द, हमने अभी जस्ट बताया कि मेगालोपोलिस शब्द क्या होता है। 2, सन्नगर मतलब अलग अलग, पंजाब हरियाणा मान लो सपोर्ट है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, लग गया। समूह का महानगरीय प्रदेश होता है को
प्रचलित किया? पैट्रिक ने किया, रॉबर्ट मार्क्स ने किया, लेविस ने किया, जीन गॉटमैन ने किया। पैट्रिक्स ने किया, किसने किया? तो किसने किया, ध्यान रखिएगा, जीन गोटमैन ने किया है। किसने किया है? जीन गोटमैन ने किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, टू द पॉइंट। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है ना, क्या? मेगालोपोलिस। क्या पढ़ाया है? मेगालोपोलिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासशील देश की जनसंख्या या विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार की संसाधन सहायक होते हैं? किस प्रकार की? तो भैया सिंपल सी बात है, विकासशील देशों की बातें कर रहे हैं ना, डेवलपिंग की बातें कर रहे हैं ना, तो जब उनके पास पैसे वगैरह होंगे तभी तो वो डेवलप होने के बारे में सोचेंगे, विकसित होने के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए हमें उनको क्या है, फाइनेंशियल, वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण मानव बस्तियों का प्रतिरूप नहीं है? मतलब ग्रामीण मानव बस्तियों का प्रतिरूप नहीं है। अब हमने बताया था ग्रामीण में, याद करिए कि एक सर्कल है। सर्कल का मतलब क्या हो गया? ये नदी है, सपोज दैट हम कह दिए, तो यहां पे कुछ रास्ते ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, निकल जाते हैं, या ये ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे करके हैं, तो मतलब ये होगा आयताकार, रेक्टेंगुलर। हमने बताया था ये इस तरह से वे बना हुआ है, यहाँ पे कोई रास्ता है, यहाँ पे कोई रास्ता है, ये ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, तो ये आयताकार भी होगा, सर्कल्स में भी आ जाएंगे। रेखीय, लीनियर हो गए, मतलब एक ऐसे लाइन जा रहा है और यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, ए आकार, ए आकार तो हमने कहीं पढ़ाया ही नहीं आपको, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट, ऐसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे से दूर स्थापित होते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, मकान जो है ना एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकरणीय बस्ती कहते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है आपको, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपको याद हो जाके देखिएगा फिर से रिवाइज करके। लास्ट आपके सामने ये रहा। अब बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व नगरी सन नगरों का समूह होते हैं। विश्व नगरी सन नगरों का समूह होते हैं। मेगा सिटी क्या है? मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर वो उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होता है। अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया है, कौन सा सही है? विश्व नगरी सन नगरों का समूह होते हैं, बिल्कुल सही है, होता है, उन्हीं नगरों का समूह होता है ना विश्व नगरी, दोनों को बटा लिया। मेगा, अब ये तो मतलब सही है हमारा एक ऑप्शन। विश्व, अब मेगा सिटी उन नगरों के लिए उपयुक्त होता है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों की, मतलब मुख्य नगर और जो नगर है, ठीक है, उन दोनों को मिलाने के बाद वहां की जो जनसंख्या है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से अधिक हो जाए। तो ये भी तो सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पे 1 भी सही है, तो एक ही बचा, 1 और 2, ये दोनों क्या है? सही है, दोनों सही है स्टेटमेंट। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो ये थे हमारे आज कंप्लीट, हमने आपको क्या दे दिया? डोमेन जो आपका भूगोल विषय है उसका भाग 1 फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के 5 इकाई आज कंप्लीट हो गए, 5 यूनिट आज कंप्लीट हो गए। अब आपको करना क्या है, इस चीज को समझ लीजिए 2 सेकंड। अब आपको यह करना है, हमने आपको 5 यूनिट पढ़ा दिया। जैसे इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने बताया था भूगोल को हम 2 भागों में बांटे हुए हैं, एक हमारा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। अब उसकी क्लास आपको आगे मिलना स्टार्ट होगा। आज जो कंप्लीट हुआ है हमने क्या क्या किया है, अगर हम बातें करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया है? हमने आपको पढ़ाया है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल, है ना, ये हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद हम यूनिट 2 की बातें कर लेते हैं। यूनिट 2 में हमने आपको क्या पढ़ाया? लोग। यूनिट 3 की बातें कर ले, हमने क्या पढ़ाया? मानवीय
क्रियाएं। उसके बाद 4 में हमने क्या पढ़ाया है? 4 में हमने आपको क्या पढ़ाया है? हाँ, परिवहन, ठीक है, संचार, और क्या है? परिवहन, संचार और ट्रेड मतलब व्यापार, ये पढ़ा दिया। ठीक है, क्या पढ़ा दिया? ये पढ़ा दिया। और 5वां आज हमने पढ़ाया है मानव बस्ती। क्या पढ़ा दिया? मानव बस्ती। ये कंप्लीट आपका क्या है? भाग 1 है, ध्यान रखिए क्या है? कंप्लीट भाग 1 है। ये पूरे 5 यूनिट जो आता है ये किस में आता है? भाग 1 में आता है। और ये जो चीजें हमने आपको पढ़ाया है ये पूरी दुनिया का है। क्या है? वर्ल्ड लेवल पे हमने पढ़ाया है। क्या है? वर्ल्ड स्तर पे। ठीक है, चाहे भूगोल हो, लोग हो, मानवीय क्रियाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, परिवहन, संचार और व्यापार हो गया, मानव बस्ती, ये पूरा हमने पढ़ा दिया। अब जो कल की क्लास आपको वीडियोस मिलेगी वो नहीं मिलेगी, वो इंडिया का मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडिया। अब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के पीपल, यहां के लोग, है ना, लोग, और यहां की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, यहां की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहां के लोग कैसे हैं, यहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों चीज आपके हो जाएंगे, जब आपकी ये दोनों चीज कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपको लगभग 150 से लेके कितना? 150 से लेके कितना? तो 150 से लेके आपको 200 क्वेश्चंस कराएंगे। अभी जो आप कर रहे हो डेली 5-5 क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो नहीं, उसको छोड़ के ये 200 क्वेश्चंस हम आपको अलग कराएंगे, जो कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये ध्यान से समझिएगा। ये जो 200 क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूं, या 150 मान के आप चलो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसमें आपको PYQS मतलब पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, PYQS का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के जो प्रश्न आए हैं, पिछले साल के जो भी आए हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे पूरे कंप्लीट। ठीक है, वो हम आपको डिस्कस भी कराएंगे, क्यों चेंजिंग है क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करके। उसके बाद पिछले साल के मान के चलो 50 क्वेश्चन तो आपको मैं करा ही दूंगा, बचा कितना? 100 या 150 क्वेश्चन और बच गया। क्यों? क्योंकि 200 क्वेश्चन अगर कराया तो 50 क्वेश्चन तो पिछले बार करा दिया हमने, फिर 100 या 50 क्वेश्चन ये जो आपको हम कराएंगे ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, मतलब आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद, जैसे हमने भाग 1 के 5 यूनिट कंप्लीट करा दिया, भाग 2 के 5 करा दिया, मतलब पूरा 10 यूनिट कंप्लीट करा दिया। जब हम आपको 10 यूनिट कंप्लीट करा देंगे, ये 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको ये कराने वाले हैं पूरा। अगर आप ये कर लोगे तो ध्यान रखना, जितना आपने पढ़ा है, जो आपने बुक पढ़ लिया है और आप मेरे संग ये प्रैक्टिस कर लोगे, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। और फिर भी लगता है कि नहीं सर कम है और पढ़ना है, तो भाई आपको फ्रीडम है, आपके राइट्स हैं, है ना, आप पढ़ सकते हैं। बाय द वे, हमारी संस्था के द्वारा जो बुक्स भी मिली है ना वो भी सफिशिएंट है, अगर आप पढ़ लिए तो। स्कूल का मैटर नहीं है, स्कूल में जो पढ़े वो पढ़े, हमको मतलब नहीं है, हम उसको लेके कंसीडर ही नहीं कर रहे। हम तो ये मान रहे हैं कि स्कूल में आप जीरो हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऑन द बिहाफ ऑफ ये आपके लिए कंटेंट है और आपको बुक्स मिल रही है और ये प्रैक्टिस है, बस। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि जो चीजें मैंने आपको दी है वो चीजें आपको समझ में आई होगी, और प्रैक्टिस जरूर से करिएगा, अभ्यास प्रश्न जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज में, जहां पे हम इंडिया और इंडिया के लोग और इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।